हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसलैंड सीरीज के सेकंड पार्ट की। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें गिमटान को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है। उसे उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है कि तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। जब गिमटान को होश आता है तो वही लड़की उसके कंधे पे सर रखकर सो रही होती है, तो उसे ये बात पसंद नहीं आती है, इसलिए वो अपने खंजर से उसे मारने लगता है। लेकिन तभी उस लड़की की भी आंख खुल जाती है, पर वो गिमटान के खंजर को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती है, इसलिए गिमटान उसे नहीं मारता है। तभी उस लड़की के पिता वहां आ जाते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया था और वो उसे भी मारने लगता है। तो वो वहां पड़े हुए एक चाकू को उठा लेती है और अपने पिता को धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने पिता को मार नहीं पाती है। पर तभी वहां पर गिमटान आ जाता है और उसके पिता को उसी चाकू से मार देता है और वहां से जाने लगता है। तो वो लड़की भी उसके पीछे जाने लगती है। गिमटान उसे अपने खंजर से फिर से डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं डरती है। गाइस, आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो लड़की कौन है। वो कोई और नहीं, बियोमजी है। अगले सीन में हमें पहले पार्ट का लास्ट सीन दिखाते हैं जहाँ गिमटान मीहो के करीब आ गया था, जिसके बारे में बेनजोंग, बान और युवान को भी पता लग जाता है। तो बान और युवान दोनों मीहो को बचाने के लिए भागते हैं। इधर मीहो को भी गिमटान का एहसास हो गया था, तो अचानक से उसके अंदर से एक ऊर्जा निकलती है जिससे गिमटान को उस टाइम की याद आने लगती है जब वानजुंग ने उसे कैद कर दिया था, और वो उस ऊर्जा से काफी कमजोर भी पड़ जाता है, तो इसलिए वो वापस जाने लगता है। इधर वान और युवान मीहो के पास आते हैं तो वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो हवा में होती है। तो वान उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन युवान उसे रोक लेता है और बताता है मीहो के चारों ओर एक बैरियर है, पर वान उसकी नहीं सुनता है। वो और उसके करीब जाने लगता है तो वो बैरियर की वजह से रुक जाता है। इधर मीहो को पिछले जन्म की बातें याद आ रही होती हैं, तभी उसे होश आ जाता है और वो बैरियर भी वहां से हट जाता है। तो वान उसे पकड़ लेता है। तभी मीहो उसे बताती है उसे पिछले जन्म की कुछ बातें दिखी थी। इधर गिमटान अभी भी काफी कमजोर फील कर रहा था, तभी वो अपने ब्लड से कुछ डीमन को आजाद कर देता है जो कि शहर में जाकर लोगों की बॉडी पर कब्जा करने लगते हैं। तभी बेनजोंग को दिखाते हैं जो कि काफी बीमार हो गई थी। वो बान से कहती है गिमटान अब बहुत खतरनाक हो गया है, जो कि मीहो के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और कहती है जैसे जैसे मीहो अपनी पावर को जगाएगी वो उतनी ही वानजुंग बनती जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना होगा। तभी वान, मीहो और युवान तीनों मिस्टर चैंग के पास लौट जाते हैं, लेकिन मीहो बहुत हैरान थी क्योंकि पूरे रास्ते में वान ने उससे बात नहीं की थी। तो वो उससे इसकी वजह पूछती है, लेकिन वान बहाना बनाते हुए उससे कह देता है अभी उसे बहुत काम है क्योंकि डीमंस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए उसे उन डीमंस को जाकर मारना है। तो मीहो को इससे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से में कहती है ठीक है, जो तुम्हें करना है करो, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी हमें सूर्योन को दिखाते हैं जिसपे एक डीमन कब्जा कर लेता है। तो उस डीमन की वजह से सूर्योन स्कूल की छत से जाकर छलांग मार देती है और मर जाती है। हालांकि बियोमजी उसे बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन नहीं बचा पाती है, जिसका उसे काफी दुख होता है। इधर मीहो की भी आंख अचानक से खुल जाती है, जैसे कि उसे महसूस हो गया हो सूर्योन के साथ क्या हुआ है। बियोमजी गिमटान से पूछती है उसने सूर्योन को क्यों मारा, तो वो बताता है वो काफी स्पेशल थी, इसकी वजह से उसका मरना जरूरी था। नेक्स्ट डे मीहो युवान के साथ में स्कूल जाती है। जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो देखते हैं एक जगह काफी भीड़ लगी हुई थी। जब वो वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर सूर्योन की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर मीहो जोर जोर से रोने लगती है। जब वो घर वापस आती है तो वो बान से कहती है सूर्योन तो अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसके साथ ये क्या हो गया। वो कहती है ये सब मेरी गलती है, अगर मैं अपनी पावर्स को जगा लेती तो ऐसा नहीं होता। तो वान उससे कहता है अगर तुम ये सब छोड़ कर जाना चाहो तो जा सकती हो। तो मीहो उससे कहती है अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हारा क्या होगा। तो उस पे बान कहता है तुम शायद भूल रही हो, मैं एक लस्ट डीमन हूँ जो डार्क स्पिरिट और लस्ट डीमन को मारता है, और तुम एक ह्यूमन हो, तुम्हारा और मेरा कोई भी साथ नहीं है। तभी अगले दिन स्कूल में सारे लोग उस डार्क स्पिरिट के कब्जे में आ जाते हैं जिसने सूर्योन को अपने कब्जे में कर लिया था। मीहो को इसका एहसास हो रहा था, इसलिए वो अकेले स्कूल चली जाती है, लेकिन युवान उसे जाते हुए देख लेता है। तो युवान और चैंग भी उसके पीछे चले जाते हैं। जब मीहो स्कूल पहुंचती है तो देखती है वहाँ कोई नहीं होता है, और मीहो भी उस डार्क स्पिरिट के कब्जे में आ जाती है। तो उसे वो सारे लोग दिखने लगते हैं जो उसकी वजह से मरे थे, जिसमें सूर्योन भी होती है। वो उससे कह रही होती है मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। तभी हमें गिमटान को दिखाते हैं जिसके साथ में बियोमजी भी होती है। गिमटान बियोमजी
जी को बताता है डार्क स्पिरिट लोगों की डार्क साइड को बाहर निकाल लेती है और उनकी गिल्ट को बढ़ा देती है, जिस वजह से वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। मियो के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो भी स्कूल की छत से कूदने जा रही होती है, लेकिन युवान और चैंग उसके पास आकर उसे बचा लेते हैं। जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो देखते हैं वहाँ के सारे बच्चे डार्क स्पिरिट के बस में होते हैं, इसलिए युवान एक्सोरिज्म करने लगता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो मिस्टर चैंग से लाउड स्पीकर में प्रे बुलवाता है, जिससे वो सारे लोग ग्राउंड में भागने लगते हैं उस आवाज से बचने के लिए। और तभी वहाँ बानवी आ जाता है। वो युवान को एक वाटर पाइप देता है और उससे एक्सोरिज्म करने को कहता है, तो युवान उस नॉर्मल वाटर को होली वाटर में बदल लेता है और फिर उन सबके ऊपर डालने लगता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ से भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वान एक शील्ड बनाकर उन सबको वहीं रोक देता है, जिससे वो सारे लोग ठीक हो जाते हैं। दूर से खड़ा हुआ गिमटान भी देख रहा होता है। जब उसका प्लान फेल हो जाता है तो वो वापस अपनी केव में चला जाता है, जहाँ बियोमजी भी होती है, जो कि उससे पूछती है कि हमारा प्लान कैसा रहा। तो गिमटान कहता है जैसे हमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उस पे बियोमजी कहती है क्यों ना डीमन की जगह तुम खुद जाके मियो को मार दो, लेकिन गिमटान उसकी इस बात का जवाब ना देकर उससे कहता है तुम जल्द से जल्द बाकी के डॉल ह्यूबान का पता लगाओ, वरना मुझे खुद ही तुम्हारी गिरैनी से जाकर पूछना पड़ेगा। तभी बियोमजी वापस आ जाती है तो उसे रास्ते में बेंजुंग मिल जाती है, जो कि उससे कहती है जब तुम मुझे मिली थी तब तुम 13 साल की थी, मैं तभी समझ गई थी तुम में कुछ खास है, बस ये तुम पे डिपेंड है तुम डार्क रास्ते को चुनती हो या लाइट रास्ते को चुनती हो। अगले सीन में वान को दिखाते हैं जो कि गिमटान की एनर्जी को फील करते करते उस जगह पहुंच जाता है जहां वो लोग बचपन में बंद करके रखे जाते थे। गिमटान वहां वान से मिलने आया था क्योंकि वान अभी भी वहीं रहता था। गिमटान वान से पूछता है कि तुम मियो को क्यों बचा रहे हो, फिर वो खुद ही कहता है देखना इस बार भी सेवियर तुम्हारे हाथों ही मारी जाएगी। तो उससे वान उससे कहता है तुम्हारे चेहरे पे साफ उसका डर नजर आता है, तुम डरते हो कहीं पिछली बार की तरह वो तुम्हें इस बार भी कैद ना कर दे, इसलिए तुम खुद ना जाकर डीमन को और डार्क स्क्रिप्ट को भेजते हो उसे मारने के लिए। और वो गिमटान से पूछता है जहाँ तुम इतनी सालों से कैद थे वो जगह कैसी थी। तो उस पे गिमटान कहता है वहाँ कुछ नहीं था, न प्यार न दर्द न इमोशन, वो बिल्कुल खाली जगह थी। और वो कहता है अगर इस बार सेवियर को नहीं मारा गया तो तुम भी मेरे साथ वहाँ जाओगे, क्योंकि हम दोनों की ही अंदर लस्ट डीमन का ब्लड है जिसे प्यूरिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो बान उससे कहता है ब्लड प्यूरिफाई करना मुश्किल है पर तुम्हें मारना नहीं, ये कहकर वो उस पे हमला कर देता है। तो उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होती है जहाँ गिमटान बान पे भारी पड़ रहा होता है। तभी अगले सीन में हमें मीहू को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में आराम कर रही थी जहाँ मिस्टर चैंग और युवान थे। तभी युवान रूम से बाहर आता है जो कि उसे काफी कमजोर लग रहा था। तो युवान उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन वान मना कर देता है और वो दूसरी बातें करने लगता है। जहाँ युवान उससे डार्क स्पिरिट के बारे में बात करता है तो वान उसे बताता है वो गुनसान सुन है और वो एक अच्छी स्पिरिट है, लेकिन वेंजुला स्पिरिट की तरह वो भी गिमटान के बस में है, इसलिए वो एक डार्क स्पिरिट बन गई है। तो युवान उसे खत्म करने का तरीका पूछता है लेकिन वान को एक डार्क स्पिरिट की एनर्जी फील होने लगती है। तो वान उसे रोकने जाने लगता है जहाँ युवान साथ जाने को कहता है, लेकिन वान उससे कहता है अगर हम दोनों यहाँ से चले गए तो मियो का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए युवान को वहीं रुकना पड़ जाता है। इधर एक फैक्ट्री में एक वर्कर उस डार्क स्पिरिट के बस में आ जाता है और अपनी जान देने लगता है, लेकिन उसकी जान देने से पहले वहाँ वान आ जाता है जो कि उस डार्क स्पिरिट से लड़ने लगता है। गिमटान युवान और वान दोनों पे ही नजर रखे हुए था। वो युवान के पास में एक वुमेन को भेज देता है जो कि अपनी जान देने वाली थी। युवान उसे बचाने चला जाता है। ये सारे के सारे गिमटान के प्लान थे युवान और वान को मीहू से अलग करने के लिए, जिससे वो मीहू को आसानी से मार सके। जब वो दोनों मीहू के पास से हट जाते हैं तो वहाँ पर वो डार्क स्पिरिट आ जाती है और मीहू को उसकी फ्रेंड के रूप में दिखती है और इस तरह से वो उसे अपने पीछे ले जाती है। इधर युवान भी उस औरत के पास पहुंच गया था। वो उस पे एक्सोरिज्म करके उसे ठीक कर देता है। मिस्टर चैंग ने मीहू को देख लिया था। वो उसके पीछे जाते हैं और मीहू को अंदर ले जाते हैं तो वो डार्क स्पिरिट वहाँ भी आ जाती है और मीहू को मिस्टर चैंग के खिलाफ भड़काने लगती है। वो उसे मिस्टर चैंग का एक फ्लैशबैक दिखाती है जिसमें मिस्टर चैंग सेवियर के स्केचेस देखकर युवान से कह रहे होते हैं उन्हें सिर्फ सेवियर की रक्षा करना है। जब वो बुआनजुंग बन जाएगी उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है मीहू के साथ क्या होगा। वो बचपन से मीहू को बचाने के लिए नहीं बुआनजुंग को बचाने के लिए उसके साथ में थे। तो मीहू वहाँ से भागकर सीधे मिस्टर चैंग के स्टडी रूम में जाती है और उन स्केचेस को देखती है जिन्हें देखकर उसे लगने लगता है मिस्टर चैंग ने उसे धोखा दिया है। तो वो मिस्टर चैंग से उसके बारे में पूछने लगती है। तो मिस्टर चैंग उसे बताते हैं तमारा को बचाने
बचाने वाला मैं एक अकेला प्रीस्ट बचा हूँ, इसलिए मेरा एक ही मकसद है सेवियर को बचाना। ये सुनकर मियो को बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए वो उनसे वहाँ से जाने को कह देती है। तभी वहाँ पर बान आ जाता है और मियो के पीछे खड़ी गुनसान सुन की स्प्रिट पे हमला कर देता है। तो वो स्प्रिट इनविजिबल होकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वहाँ युवान भी आ जाता है। वो स्प्रिट वान को तो नजर नहीं आ रही होती है, लेकिन युवान के पास में कुछ ऐसी पावर होती है जिससे उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं और वो उस स्प्रिट को देख पाता है, जिसे वो अपने वेपन से दीवार पे चिपका देता है और वान उसे वहीं मार देता है। तभी हमें मियो को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में पहुंच गई थी, जहां उसे मिरर में वानजुंग दिख रही थी, जिसपे मियो चिल्लाने लगती है और उसके साथ सारे करीबी लोगों की मौत का जिम्मेदार वो वानजुंग को बताती है और बोलती है अगर तुम नहीं होती तो मेरे चाहने वाले लोग अभी भी जिंदा होते। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, सबने मुझे धोखा दिया है। और वो इन बातों से इतना परेशान हो गई थी और वो इन सारी बातों से इमोशनली ब्रेक हो गई थी, इसलिए वो सुसाइड करने का डिसीजन लेती है और अपनी रूम की बैल्कनी से कूदकर जान देने वाली होती है। लेकिन जैसे ही वो कूदती है तो वानजुंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वानजुंग की सारी बातें याद आ जाती हैं। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसका हाथ वान ने पकड़ा होता है। इधर मिस्टर चेंग अपना सारा सामान बांधकर वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि मियो ने उनसे वहाँ से जाने को कह दिया था। तभी युवान उनके पास आता है और उनसे कहता है जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं मियो का ख्याल मैं रखूंगा। तभी मिस्टर चेंग वहाँ से चले जाते हैं। इधर रूम में मियो और बान बात कर रहे होते हैं, जहाँ मियो उससे माफी मांगती है क्योंकि वो इतने सालों से उसका इंतजार कर रहा था और उसने बान को नहीं पहचाना। वो उससे वैरियर ना बनाने के लिए भी माफी मांगती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनकी ये सारी बातें गिम्टान एक शील्ड के पीछे से सुन रहा था। जैसे ही गिम्टान को पता लगता है कि मियो वैरियर नहीं बना सकती है, वो कोई भी टाइम ना गवाते हुए मियो पे अटैक कर देता है। लेकिन वान उसकी एनर्जी को फील कर लेता है और उसके अटैक को रोक देता है, जिसके बाद मियो भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे कहता है तुम वानजुंग नहीं हो, तुम सिर्फ एक सेल हो। और फिर वान और गिम्टान के बीच में फाइट होने लगती है, जहां वान कमजोर पड़ रहा था, वो गिम्टान की पावर के आगे कुछ भी नहीं था। गिम्टान उससे कहता है तुम कैसे क्या हो गए हो, तो उस पे वान कहता है मैं अभी भी आधा इंसान हूँ, मेरे अंदर कुछ इमोशन बाकी है, न कि तुम्हारी तरह मॉन्स्टर बन चुका हूँ जो कि कमजोर लोगों को मारता है। जिसके बाद वान गिम्टान खंजर फेंक के मारता है, लेकिन गिम्टान उससे बच जाता है और वो वान के ही खंजर को मियो के फेंक के मारता है। तो मियो के अंदर से फिर से एक ऊर्जा का ब्लास्ट निकलता है, जिससे गिम्टान दूर जाकर गिरता है। लेकिन गिम्टान का फेंका हुआ खंजर अभी भी मियो की तरफ जा रहा होता है, लेकिन मियो के लगने से पहले उसके सामने वान आ जाता है और वो खंजर वान के लग जाता है, जिससे वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। उस एनर्जी ब्लास्ट की आवाज युवान को भी पहुंच जाती है, तो युवान मियो के रूम में आता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है। वहाँ पर उसे सिर्फ गिम्टान का नजर रखने वाला क्रीचर दिखाई देता है, जिसे युवान मार देता है और वो उसके थ्रू अपनी पावर से देख लेता है वहाँ क्या हुआ था। उसे गिम्टान और वान की फाइट, मियो का एनर्जी ब्लास्ट, वान के लगा हुआ चाकू और उनका नदी में गिरना सब नजर आ जाता है। इधर मियो और वान एक गुफा में होते हैं, जहाँ मियो वान को गले लगा लेती है। तभी हमें व्योमजी को दिखाते हैं जो कि गिम्टान के अड्डे पे आई थी, जहाँ गिम्टान के फॉलोवर बहुत परेशान होते हैं। वो सब बहुत भूखे होते हैं, जिनमें से एक औरत का बच्चा भूख के मारे रो रहा होता है, जिसे व्योमजी अपना खाना दे देती है, मतलब वो इतनी भी बुरी नहीं थी। तभी हमें दोबारा मियो और वान को दिखाते हैं, जहाँ मियो वान से पूछती है सारे लस्ट डीमन दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे। तो वान कहता है मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है। तभी मियो वान के कंधे पर सर रखकर उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। इधर अब गिम्टान अपने अड्डे पे वापस आ जाता है, तो व्योमजी उससे पूछती है क्या तुमने मियो को मार दिया। लेकिन गिम्टान इस बार भी मियो से हार कर आया था, इसलिए वो बहुत गुस्से में होता है और तभी वो बच्चा फिर से रोने लगता है। तो गिम्टान को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे की माँ को बहुत बेरहमी से मार देता है और वो एक एक करके वहाँ के सारे लोगों को मारने लगता है, जिससे उसे सुकून मिल रहा था। तभी व्योमजी उस बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है और यहीं इस पार्ट का एंड हो जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, अगर उसमें नहीं है तो आप लोग नेक्स्ट एपिसोड लिखकर कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।